ओके। हमने लास्ट क्लास जो एंड की थी डेट वाज कि हमारे मैक और आईपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वहां पे लगा क्लास रोक दी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी को। वैसे तो चैप्टर बुक के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट है, बट चल बल्कि नहीं, इसका एक चीज है, हमारे पास राउटर रह गया। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ राउटर? एनीवन? जो किसी डिवाइस को कनेक्ट करता है किसी इंटरनेट से। इंटरनेट से कनेक्ट करता है, चलो कह सकते हैं। और हम किसी बेसिक डेटा को डिफरेंट नेटवर्क्स में अगर वो लाइक एज इन वो रोटेट करता है, लाइक एज इन भेजता है और लेता है। ओके, तो बिल्कुल ये ठीक है, और वो दोनों पॉइंट्स ठीक है। जैसे कि राउटर के कुछ काम है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रोल ऑफ अ राउटर। तो व्हाट आर द रोल ऑफ अ राउटर? राउटर इनेबल्स, या फिर हम ये लिखते हैं इट इनेबल्स डेटा पैकेट्स। आपको पता है कि आपके नेटवर्क में जो डेटा ट्रैवल करता है वो पैकेट्स में करता है, टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। अब डिफरेंट नेटवर्क से मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने लैन से वैन फॉरवर्ड कर दिया। मेरा भी प्लीज किसी का माइक ऑन है, उस ऑफ कर दो। ये तो हमारे पास लैन से वैन एक डिफरेंट नेटवर्क है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, दिस इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। राउटर का काम है लैन से वैन भेजना या वैन से लैन पे भेजना। नो, इसके अलावा और राउटर के काम, राउटर का एक और काम भी है। ये डेटा के फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है नेटवर्क के हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अलाउज communication to take place between networks by, ये क्या करता है? फॉर्मेट को कंट्रोल करता है by converting अच्छा, फॉर्मेट का मतलब क्या? रूल्स जो आपके हैं, प्रोटोकॉल्स टू अनदर फॉर्मेट। मतलब एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल अगर भेजना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? राउटर यूज करते हैं। इसके अलावा राउटर और क्या कर सकता है? We can say breaks the stream of data into data packets and rearrange them
in order at the receiving end। राउटर का काम ये है कि डेटा को पूरा कंप्लीट तोड़ता है और तोड़ने के बाद वापस से उसको पूरा। इंटरनेट एंड इट्स यूजर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बेटा इंटरनेट से क्या मतलब है शुभम? अहमद, यस सर। बेटा व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेट? इंटरनेट का मतलब क्या है? सर वो पता नहीं। फसीहा। It's a it's a network, like a global network for communication and getting information वगैरह। ठीक है, कह सकते हैं। लीजा। Interconnected networks. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स या ग्लोबल नेटवर्क्स या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। अब ये नेटवर्क से मतलब क्या है? देखो, आपके पास मेरा घर है, तो मैंने लिखा राउटर और यहाँ पे डब्ल्यू कर देता हूँ, विच मीन दिस इज माय राउटर। ठीक है। इस राउटर से जाहिर सी बात है मेरा एक मोबाइल कनेक्टेड है, मेरा एक लैपटॉप कनेक्टेड है, सिमिलरली दो तीन चार और डिवाइसेस कनेक्टेड है। सिमिलरली एक राउटर है अहमद का, उससे राउटर का अहमद का मोबाइल कनेक्टेड होगा, उससे अहमद का कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। अब ये देखो, एक राउटर पे ये भी, ये अगर दोनों आपस डिवाइसेस कनेक्टेड और आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो ये एक नेटवर्क है। ये एक नेटवर्क है। सिमिलरली एक आपके पास लीजा के घर पे एक राउटर लगा हुआ है, आप सबके घर पे कोई ना कोई राउटर लगे हुए हैं, उससे कोई ना कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक एक से ज्यादा मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड, ये एक और नेटवर्क है। बेटा हम सब आपस में भी जो ये बात कर सक रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हमारे नेटवर्क की वजह से तो है। ये सारे नेटवर्क आपस में क्या हुए हुए हैं? कनेक्टेड है। मेरा राउटर अहमद से भी कनेक्टेड होगा, लीजा से भी होगा, फसिया से भी होगा, शुभम से भी होगा, या जो भी है यहाँ पर, सबके राउटर से मेरा राउटर कनेक्टेड है। जब तो मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। तो बेसिकली इंटरनेट कोई एज सच कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। छोटे छोटे नेटवर्क्स को बनाते हुए आपने इन सबको कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास एक पूरा इंटरनेट बन गया। पहले के जमाने में ये, जैसे अभी हम राउटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, पहले के जमाने में ये पूरी पूरी प्रॉपर एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज वायर्स लेके जाया करती थी, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरी सिटी से तीसरी, इस तरह करते करते पूरे दुनिया को वायर्ड से कनेक्ट किया गया है। बाद में हम सैटेलाइट के थ्रू और इन सब इस पे आ गए, वायरलेस वगैरह पे। पहले तो सबसे पहले तो आया वायर था।
तो आपके पास इंटरनेट है क्या? आपके पास कलेक्शन ऑफ, यू कैन से, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स एंड यू कैन से डिवाइसेस एज वेल। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है सलाम डिफरेंस अलैकुम बिटवीन। उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रयान रयान। ओके बेटा। तो आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेट एंड www, which is वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे एग्जामिनर इनके दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है। सो क्या आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरनेट एंड अ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होती हैं और इंटरनेट कनेक्शन वर्ल्ड वाइड कनेक्ट इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं। ओके, तो पहला डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ interconnected networks and it is a collection of वेबसाइट से बेहतर है बेटा वेब पेजेस, बिकॉज वेब पेजेस मिला के एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट्स लिख सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एनी अदर डिफरेंस? www is the part of internet. www is a part of इंटरनेट। ठीक कहा। और कुछ? लुक, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, such as TCP एंड IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP तो पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, TCP आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो नहीं जा। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब किसको यूज करता है? URL. URL, सो बेसिकली वेबसाइट, वेब पेज चलो कह सकते हैं। Hypertext HTTP जो transfer. यूज करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, विच मींस HTTP। इट यूजेस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW के लिए नॉर्मली हम ये यूज करते हैं। फिर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, आर used to locate web pages। और www के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेब रिसोर्सेस आर एक्सेस बाय ब्राउजर्स। अच्छा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो यूज किया जाता है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, इसके अलावा इट अलाउज ऑनलाइन चैटिंग एंड एक्सेट्रा।
जबकि www जो है वो यूज किया जाता है वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, इंटरनेट और www। अब बात आ जाती है फिर आपके पास कि इसमें URL आ रहा है बीच में, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। यूआरएल का मतलब यूआरएल किस काम आता है अहमद? अहमद, जी सर। बेटा यूआरएल किस काम आता है हमारे पास? बेसिकली ये आपके पास, these are the text addresses to access websites। कैसे टेक्स्ट वेबसाइट को ये एक्सेस करते हैं? सपोज यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, एक यूआरएल में लिख रहा हूँ, दैट इज HTTPS this www dot vasiccs.com slash O levels paper 2 2015। ये एक आपका क्या है, यूआरएल है। इस यूआरएल में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ये जो HTTPS है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। फिर आपके पास ये आ जाता है www.vasiccs जो है, जो आप जैसे youtube.com facebook.com लिखते हो। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप कौन से डोमेन नेम या डोमेन सर्वर से कनेक्टेड हो। फिर इस स्लैश के बाद ये जो चीजें होती हैं, इसमें से अगर ओ लेवल्स और पेपर 2 की बात की जाए, ये स्लैश स्लैश करके लिखा हुआ है, ये आपका बेसिकली होता है पाथ या सब फोल्डर्स कह लो उसको। और इन दी एंड ये जो 2015 लिखा हुआ है, ये आपकी होती है फाइल या वेब पेज। इसी वजह से जब हम, अगर आप डायरेक्टली करना चाहो, जैसे मैं 2015 से 2016 पे जाना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्लिक करने के बजाय अगर मैं सिर्फ यूआरएल में 2016 लिख दूं, तो अगर 2016 की फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो मेरे पास 2016 का वेब पेज खुल जाए। आप जब यूट्यूब पे जाते हो एज अ ब्राउजर यूज करते हुए, तो आप जब वीडियो चेंज करते हो, तो ना आपका प्रोटोकॉल चेंज होता है, यहाँ पे भी youtube.com लिखा हुआ आ रहा होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइल का नाम, मतलब जो भी उस वीडियो का लिंक होता है, वीडियो फाइल का नाम होता है, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली जब आप फेसबुक ओपन करते हो ब्राउजर से, तो आप लिखते हो facebook.com,
और शुरू के अंदर HTTPS आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो तो स्लैश होके, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो लॉगिन डॉट PHP आ जाता है। अगर आपने लॉगिन किया हुआ होता है तो वो डायरेक्ट चले जाता है HTML की तरफ चले जाता है, या नहीं सॉरी होम की तरफ आ जाता है, होम पे आ जाता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल का जो भी है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो ये आप उसी सर्वर पे कनेक्टेड हो, उसी वेब पे हो, सिर्फ फाइल चेंज हो रही होती है जब आप वीडियोस या आप किसी की प्रोफाइल वगैरह पे जा रहे हो। तो URL का काम सिर्फ ये होता है। URL काम क्यों आता है? बेसिकली इस पूरे के पीछे होती है एक IP एड्रेस। हम इसको अभी आगे करेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब आ जाते हैं ये HTTP, कहीं पे होता है, कहीं पे HTTPS होता है। इसका मतलब क्या है? फसीहा। HTTPS का मतलब ये होता है कि वो सिक्योर्ड है। ओके, बट ये होता क्या है HTTP? ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। आई मीन, किस काम आता है? आई थिंक मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। बेटा आई एम आस्किंग के व्हाई दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? आई डोंट नो। बेसिकली देखो, अगर प्रोटोकॉल है तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। जाहिर सी बात है कोई ना कोई रूल्स फॉलो करना है, लेकिन ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये कौन से रूल्स है और कब यूज करने किए जाने चाहिए? जब भी आप फाइल्स को अक्रॉस द इंटरनेट मूव करवा रहे हो तो आपके पास आपको HTTP यूज करना पड़ता है। जैसे वेब पेजेस क्या है, फाइल्स हैं। जब ये मूव हो रही होती है, मूव कौन करवाता है? HTTP करवाता है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम फाइल्स को मूव करते हैं। तो वी कैन से इज अ सेट ऑफ रूल that must be obeyed when transferring file across the internet। तो ये तो HTTP पे आ गई कहानी। अगर हम इसमें थोड़ी सी एनक्रिप्शन ले आते हैं, मतलब सिक्योरिटी ले आते हैं, तो आगे लिख सकते हैं if there is some form of security, then it becomes HTTPS, जिसमें S का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। और सिक्योर है या नहीं ये कैसे पता चलता है? चलो S लिखा हुआ आ गया, इसके अलावा कुछ और, एक और चीज है, इंडिकेशन है जो आपको नजर आता है। पैडलॉक। एक पैडलॉक नजर आता है। एंड अ ग्रीन पैडलॉक इज विजिबल ऑन एड्रेस मेन्यू या ब्राउजर एड्रेस मेन्यू। बेटा जब भी आपको ये नजर आ रहा है ग्रीन पैडलॉक, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी डेटा आपके और सर्वर के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है, सही है, जो आउटगोइंग और इनकमिंग डेटा है वो सारा का सारा एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड मींस कि आपने अगर बीच में कोई हैकर डेटा आपका चोरी भी कर ले
इंटरसेप्ट कर ले, उसको भी हम साइबर सिक्योरिटी में आगे पढ़ेंगे इंटरसेप्शन कैसे होती है। अगर इंटरसेप्ट कर ले तो वो उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा एनक्रिप्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, इन वेबसाइट्स वगैरह को यूज करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? मेरे ये एक वो है, यहाँ मैंने लिखा, इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? जहाँ पे हम वेबसाइट्स वगैरह या ये यूआरएल वगैरह टाइप करते हैं जिसपे। वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? वेब सर्वर से कनेक्ट करता है। वेब सर्वर से वेब ब्राउजर कनेक्ट करता है? नहीं, वो तो आईपी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, चलो कह सकते हैं कनेक्ट करता है, लेकिन मेन काम क्या है इसका? एनीवन एल्स? उसके थ्रू Helps us to find the other HTTP links. सॉरी, Helps us to find other HTTP links. कह सकते हैं थोड़ा, ये एक छोटा सा फंक्शन है। मेन काम क्या है वेब ब्राउजर का? यूजर वेब पेजेस एक्सेस करता है। वेब पेजेस एक्सेस करता है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन स्टिल ये मेन काम नहीं है इसका। जब आप वेब पेजेस को, हाँ बोलो बेटा। अब वो जब हम लिखते हैं तो वो उसको लाइक इंटरप्रेट करता है एंड देन एक्सट्रैक्ट करता है वहां से वेब पेजेस को। हाँ कह सकते, ये कह सकते हैं। बेसिकली जब भी हम यूआरएल टाइप करते हैं, तो आपने एच टी टी पी रिक्वेस्ट सेंड की, तो ये ब्राउजर ही एच टी टी पी यूआरएल की रिक्वेस्ट एच टी टी पी के थ्रू भेजता है, फिर डीएनएस सर्वर तक जाती है, डीएनएस सर्वर आपको उसकी आईपी रिटर्न भेजता है, तो आईपी से वेब ब्राउजर कनेक्ट करता है। वेब ब्राउजर से जब वेब सर्वर से कनेक्ट वेब ब्राउजर जब वेब सर्वर से कनेक्ट हो गया आईपी मिलने पर, तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। अब उस रिक्वेस्ट में ऑन द रिटर्न एक वेब पेज आपकी स्क्रीन पे आता है। अब वेब पेज आपको जो नजर आता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का नजर आता है। क्या उसको लिखा भी ऐसे क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको तो हम लिखते हैं HTML की फॉर्म में, विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्म में जब आपने सामने से वेब सर्वर आपको जब डेटा भेजता है या वेब पेज भेजता है, तो उसको जो ट्रांसलेट करता है, ये मेन आपका वेब ब्राउजर का काम है, कि टू ट्रांसलेट HTML इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्म। उसके बाद ब्राउजर के बहुत सारी और चीजें और बहुत सारे वो आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास एड्रेस बार होता है, आपके फेवरेट्स और आपके बुकमार्क्स स्टोर कर सकते हैं, आपकी हिस्ट्री के ट्रैक रखता है, स्टोर करता है, आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड नेविगेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मल्टीपल टैब्स आपको अलाउ कर देता है। उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट को भी यूज करवा देता है। आप अक्सर कुछ एनिमेशन वगैरह की चीजें चल रही होती हैं, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उसको करवा देता है। तो ये सारे का सारा कौन करके दे रहा होता है? ये आपको आपका ब्राउजर करके दे रहा होता है। सो मैं बस लिख देता हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा एग्जांपल एज अ शो कर देते हैं, कि मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी https://login.php। ये मैंने क्या लिखा है? यूआरएल लिखा है। कहने को तो ये डायरेक्टली कहाँ चले जाता है? आपके वेब सर्वर तक गया,
रिक्वेस्ट लेके, रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है आपकी, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट आपकी और फिर ये रिक्वेस्ट वापस आ गई। ऐसी बात है, ये वेब पेज आ रहा होगा, किस फॉर्म में, HTML की फॉर्म में। इसके बीच में एक और प्रोसेस होता है, वो अभी मैंने मिस आउट किया है क्योंकि आगे मुझे वो समझाना है। जैसे ये मेरे पास वापस लेकर आया, यहाँ पर जो आ रहा होगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा होगा, बॉडी, फिर उसके सारे बीच में फिर आपने बॉडी को एंड कर दिया। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे तो आपको ऐसे नजर नहीं आता ना, आपको तो बिल्कुल एक अच्छी सी फॉर्म में नजर आता है। तो उसको ये कन्वर्ट कौन करता है, ये कन्वर्जन जो है वो आपके ब्राउजर का काम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर का पहला काम क्या है, मेन काम जो है दैट इज translates the HTML into presentable form, जो आपको अच्छे से नजर आता है। इसके अलावा इसके जो बाकी फीचर्स हैं, उसमें होम पेज एंड आपके एड्रेस बार आ गई, यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट आ गया, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है स्टेट एनी अदर यूजेस ऑफ वेब ब्राउजर, तो उसमें आगे ऐसा लिख सकते हैं कीप हिस्ट्री, मेंटेन्स यूजर्स हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट्स विजिटेड, या यूजर हिस्ट्री लिखो तो बाद वो भी एक है। आपको बुकमार्क्स और फेवरेट्स प्रोवाइड करता है, मल्टीपल टैब्स आप ओपन कर सकते हो, कुकीज के काम आता है, कुकीज आपके कंप्यूटर में जो स्टोर करवाता है वो आपका ब्राउजर ही करवाता है। ठीक है, जो आपका वेब सर्वर है वो ब्राउजर को रिक्वेस्ट करता है और ब्राउजर फिर आपके कंप्यूटर में फाइल स्टोर करके देता है। इसके अलावा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेविगेशन होती है, आप पेजेस में आगे नेविगेट कर सकते हो, तो वो भी अगेन ब्राउजर की वजह से ही कर सकते हो। और बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। अब जो मेन है देखो, ये एक थोड़ा एग्जामिनर का हम कह सकते हो कि फेवरेट पार्ट है, दैट इज रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस, कि आप अपने पेज को कैसे रिट्रीव करते हो। तो किसी को आइडिया है कि आप लोग अपने पेजेस को कैसे रिट्रीव करते हो? तो याद रखना कि आपको जब भी रिट्रीव करना है किसी पेज को, आपको उसके सर्वर की IP एड्रेस मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, तो अगर आप किसी सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हो तो आपको उसकी IP मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं टू रिट्रीव
a web page, the IP of web server is needed. अब ये आईपी आपको कौन ला के देता है? ये आईपी आपको ला के देता है आपका डोमेन नेम सर्वर। अक्सर आपने सुना होगा डीएनएस के नाम से। डीएनएस का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द डोमेन नेम इन द यूआरएल। आपको बताया था डोमेन नेम होता है यूआरएल के अंदर। उसमें से डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, आपका डोमेन नेम उठाता है और उसमें आईपी को मैप करने की कोशिश करता है। हो जाती है, मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये लिखी थी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आईपी होगी। सपोज करो मैंने आईपी लिखी 107.162.11.49। ये क्या है? एक मेरे वेब सर्वर क्या है? ये मुझे याद रखना आसान है, कंप्यूटर को ये समझ आता है। तो उसके बीच में हम किसको बिठा दिया? हमने डीएनएस को बिठा दिया कि वो जो भी यूजर यूआरएल भेजेगा उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब जो आपकी आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब होता कैसे है ये सारा काम? इसके कुछ स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस का। हाँ, मैं चलो पहले डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, फिर इसको स्टेप्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी किसको? डीएनएस सर्वर को। तो मेरे पास मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई और इधर मैंने यूआरएल भेजा। और मुझे मेरा डीएनएस सर्वर क्या करेगा? आईपी कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूआरएल मुझे ले आएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे आईपी आ गई। अब इस आईपी को मैं यूज करते हुए क्या करूंगा? अपने वेब सर्वर से कनेक्ट करूंगा। फिर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, वेब पेज की, और मुझे इन फॉर्म ऑफ HTML मेरा मिल जाता है। देखो, पहला स्टेप होता है कि यूआरएल किसको भेजा जाता है? डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर क्या करता है? डीएनएस सर्वर के पास एक टेबल होता है, उसमें समझ लो यहाँ पे यूआरएल लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आईपी लिखी हुई होगी। हर यूआरएल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आईपी होती है। जब भी कभी कभार आपके पास अगर इंटरनेट एक्टिवेटेड नहीं होता तो मैसेज आता है डीएनएस नॉट फाउंड, डीएनएस सर्वर नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि आईपी, आपने यूआरएल तो टाइप कर दिया लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन ही नहीं जब बना पाया तो आपके पास आ जाता है कि डीएनएस सर्वर नॉट फाउंड।
यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग टाइम आउट या नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब कि वो यहाँ तक गया तो सही, लेकिन उसने ढूंढने में या तो ये सर्वर बिजी था, बहुत ज्यादा उस पर लोड था, तो ये रिप्लाई नहीं कर पाया आपको, तो अगेन नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपकी कोई वेबसाइट नॉट फाउंड आया ना, पेज नॉट फाउंड, मतलब आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी नहीं मिली। कभी कभार ये होता है कि आपको आईपी मिल गई, आपने उस सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब बिल्कुल वैसा ही है कि आपको आईपी मिल गई, घर का एड्रेस मिल गया, आप घर पे गए, घर पे कोई था ही नहीं, ताला लगा हुआ था, मतलब वो घर बंद था, तब भी ये रिक्वेस्ट करेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वापस खाली हाथ आ जाएगा। ये कुछ तीन चार जो आप लोगों को नॉर्मली नजर आता है वेबसाइट जब आप यूज करते हो, तो ये होता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि डीएनएस सर्वर एक ही होता है, डीएनएस सर्वर के लेवल्स होते हैं। अगर पहले डीएनएस सर्वर के पास भेजा गया और नहीं मिला, तो ये डीएनएस सर्वर दूसरे के पास मुझे भेज देगा। जब भी कभार कभी कोई नई वेबसाइट जो टाइम लेती है, वो इस वजह से लेती है कि आपने यहाँ भेजा, आपके वाले डीएनएस सर्वर के पास नहीं था जो आपके करीब था सबसे, तो उसने कहीं और भेजा, उसके पास भी नहीं था तो उसने कहीं और भेजा। जैसे सबसे पहले तो हमारे आईएसपी के पास गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसके पास नहीं मिला, तो उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया जो पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है, डेट इज domain.pk। उसके बाद तकरीबन लिस्ट होती है। उसके बाद भी नहीं मिला तो हम गूगल के पास चले गए, गूगल के पास मिल गया तो गूगल पहले domain.pk को भेजेगा, domain.pk फिर आपके आईएसपी को भेजेगा, आईएसपी आईपी आपको देगी। तो इसमें टाइम लग जाता है जब हम नई नई वेबसाइट कुछ कनेक्ट करते हैं। किसी को यहाँ पे कोई क्वेरीज है, कुछ है क्वेश्चन है तो यहाँ तक? क्लियर नो सर। सर। इसको अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, the user opens the browser and types in the URL, then क्या होता है, the browser asks the DNS server for the IP, the DNS finds the URL and can map it to some IP address, then this IP address is sent back to the browser। अब ब्राउजर क्या करेगा, the browser sets up a communication with a web server and required pages are डाउनलोड। जब आपके पास रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, सर्वर आपको जब डेटा वापस भेज रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या होते हैं आपके, कह सकते हो कि डाउनलोड हो रहा है चीजें। आखिरी में जो ब्राउजर के बारे में मैंने आपको बताया था, कुकीज के बारे में, तो कोई मुझे बता, रयान कुकीज क्या होती हैं?
चीजें मत बोलना खाने वाली। यूजर हिस्ट्री जो स्टोर करती है वो कुकीज होती है। हिस्ट्री स्टोर करती है वो कुकीज हो सकती है, क्या सकते हैं। अहमद, कुछ और। बेसिकली अगर हम कुकीज के बारे में बात करें तो दीज आर यू कैन से स्मॉल फाइल और code stored on a user's computer by a web server using a browser। करती क्या है ये? It allows to track data about the about the user's activity। सिर्फ इसकी ये नहीं, इसके अलावा ये करता है कि and every time a user revisits it checks if it has set cookies or not। बेसिकली कुकीज का काम क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, सपोज करो आप दराज पे गए, आपने दराज पे अपना अकाउंट बनाया, और अकाउंट नहीं भी बनाया चलो, आप दराज में बगैर अकाउंट आपने चीजें कार्ट में ऐड की, और आपने टैब बंद कर दिया, फिर वापस से टैब खोला, या टैब नहीं बंद किया, दूसरे टैब में घूम रहे, तो वो जो सारी कार्ट में जो चीजें ऐड हुई हुई है वो सारी की सारी किस में सेव्ड है? कुकीज में सेव्ड है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने एक अमेजोन पे शूज सर्च किया, थोड़ी देर बाद आपके पास आपके इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे वो शूज शो करने लग जाता है। तो अगेन वो भी किसकी मदद से हो रहा होता है? वो कुकीज की मदद से ही हो रहा होता है, टारगेटेड मार्केटिंग के तौर पे यूज की जाती है। तो कुकीज बेसिकली कुछ नहीं है, एक छोटी सी फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर में आपकी परमिशन से स्टोर की जाती है, और वो आपकी एक्टिविटी या आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके प्रेफरेंस, आपकी शॉपिंग के बारे में सब कुछ स्टोर कर रही होती है, और एक मार्केटर को हेल्प करती है। दो तरह की कुकीज होती हैं। एक होती है सेशन, और एक होती है परसिस्टेंट। नाम से लग रहा है। सेशन का मतलब किसी सेशन के लिए, परसिस्टेंट का मतलब ये वो कंप्लीट वो भी है। तो अगर इन दोनों के बारे में डिफरेंस के बारे में बात की जाए, सेशन कुकी का फीचर और परसिस्टेंट कुकी का। सेशन टेम्परेली होती है, जब तक सेशन चल रहा है तब तक है।
जबकि ये क्या हो जाएगी, परमानेंट होती है। stored on a hard disk drive until expiry date is reached or user deletes them. ये क्या है, once a browser is closed, it is deleted. अच्छा ये कह सकते हो कि remember login details as well. तो बेटा इसमें इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इट रिमेन्स इन ऑपरेशन, परसिस्टेंट का लिख रहा हूँ, remains in operation even after browser is closed, क्योंकि परमानेंट होती है। अब इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो पढ़ा के क्लास वन करूंगा, छोटा सा रह गया है, ज्यादा नहीं है। Sir, जी बेटा। sir, can you go back? I was writing the last point. यस। Okay, thank you. सो सेशन कुकीज के बारे में अगर हम बात करें तो सेशन कुकीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज की जा सकती हैं, तो ये ऑनलाइन परचेजेस, ठीक है, वर्चुअल शॉपिंग बास्केट्स, उसके अलावा तो ये कह सकते हो इट डोंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं करती कि आप कौन हो, जबकि परसिस्टेंट ये काम करती है। अगेन persistent used to remember passwords and emails। तो इससे फायदा क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, आपने बहुत साइट पे जब वो अलाउ करते हो सेव रिमेम्बर पासवर्ड, तो आप जैसे ही उस वेबसाइट पे जाते हो येलो कलर के अंदर वो पासवर्ड और ईमेल फिल आउट हुआ हुआ होता है। तो उससे फायदा क्या होता है, आप लॉग इन क्विक कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो। उसके अलावा रिकॉग्नाइज की जगह लिखें आइडेंटिफाइज द यूजर every time they visit a website सेव यूजर। अच्छा यहाँ पे वर्चुअल बास्केट में स्टोर कर सकते हो आप,
सही है, बट हर बंदा कर सकता है और सेशन बंद तो ये खत्म। जबकि ये क्या करती है, सेव यूजर्स आइटम इन अ वर्चुअल बास्केट। सपोज करो लीजा का अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ था अमेजोन पे, लीजा ने जो शॉपिंग उसके लिए, तो वो लीजा के अलग से उसकी प्रोसेसिंग बनी हुई है। तो वो लीजा जब भी लॉगिन करेगी वो उसकी कार्ड उसके पास सेव रहेगी। तो सेव यूजर्स आइटम इन अ वर्चुअल बास्केट, वो लीजा के लिए, वो सबके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ लीजा के अकाउंट के लिए चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इट ट्रैक्स यूजर्स वेबसाइट हिस्ट्री एंड हैबिट्स। तो ये टारगेटेड मार्केटिंग के लिए यूज होती है। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई पेज को सर्च करो, इसके बाद उसी नीच से रिलेटेड जितने पेजेस होते हैं वो आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वो आपकी प्रोसेसिंग को की वजह से। स्टोर्स यूजर्स प्रेफरेंस used in online transaction, और ई- बस बहुत नहीं आएगा इसमें, और लैंग्वेजेस वगैरह के साथ भी काम आती है। और इसी के हिसाब से आपका ये जो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस का वर्ल्ड वाइड वेब वाला खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हम डिजिटल करेंसी की करेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी। किसी को कुछ क्वेरीज है इसके चैप्टर में? होनी नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वैसे। नो सर। No, sir. ओके बेटा, आज की क्लास में हम यहीं एंड करते हैं। ऑल्सो सर, मैंने पूछना था कि हम लोग सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर करेंगे। यस यस बेटा, करेंगे। ओके, और हार्ड